सभी को नमस्कार। येजेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड जो द्वितीय वर्ष है उसका जो प्रश्न पत्र पर्यावरण शिक्षण है यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन है और पेपर कोड है 11 यानी 11, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2024 की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा। सबसे पहले खंड ए में हमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल 20 अंक होंगे। यहां पर 10 के 10 प्रश्न हमें करने अनिवार्य होंगे। पहले पेपर में पहले प्रश्न में हमें यही देखने को मिलेगा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब ये 10 प्रश्न यानी जब बात पर्यावरण की है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पर्यावरण शब्द है उसका अर्थ क्या है। यानी परि योग आवरण 2 शब्दों के मेल से बना है। परि यानी चारों और आवरण यानी वातावरण। ये चारों ओर का वातावरण है वो क्या है? पर्यावरण है। फिर पर्यावरण को लेकर के अलग अलग पर्यावरणविदों की जो परिभाषाएं हैं, तो उनमें से किसी एक या 2 क्या परिभाषाएं याद कर ले किसी पर्यावरणविद की, तो वो भी पूछी जा सकती है। तो पहला प्रश्न आपको दिया जा सकता है कि पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न क्या दिया जा सकता है? पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, ये दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपको दिया जा सकता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे संबंधित कि पारिस्थितिकी के जैविक कारण हैं, जैविक और अजैविक दोनों कारण हैं, तो आपसे जैविक कारण पूछे जा सकते हैं कि पारिस्थितिकी के जैविक कारणों को समझाइए। पारिस्थितिकी के जैविक कारणों को समझाइए। यानी इकोलॉजी के जो जैविक कारण हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण है, प्रदूषण में जल प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है और मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण भी है। तो अलग अलग जो प्रदूषण हैं विभिन्न प्रकार के, उनके बारे में किसी एक प्रदूषण के बारे में पूछा जा सकता है, उसके दुष्प्रभाव पूछे जा सकते हैं। तो इस बार परीक्षा में संभावना ये लग रही है कि आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में पूछें कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं और इसके दुष्प्रभाव समझाइए। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके दुष्प्रभाव समझाइए। ध्वनि प्रदूषण कहते किसे हैं और इससे कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं वो यानी पैदा होते हैं। उसके बाद में आपसे ठोस जो अपशिष्ट हैं, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण जो होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण किसे कहते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण किसे कहते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण किसे कहते हैं। फिर जो पर्यावरणीय शिक्षा है उस पर्यावरण शिक्षा की आपसे उपयोगिता के जो सिद्धांत हैं
कि पर्यावरणीय शिक्षा की जो उपयोगिता है, उसकी जो सिद्धांत है, उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कैसे प्रश्न पूछेगा कि पर्यावरणीय शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांतों को समझाइए। पर्यावरणीय शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांतों को समझाइए। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित का पूर्ण नाम लिखिए, या निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। आपको शॉर्ट में नाम दे दिया जाएगा और उन नामों का आपको यानी पूरा नाम लिखना है। जैसे आपको यूनेस्को का आपसे नाम पूछ ले, यूनिसेफ का पूछ ले, इस तरह से WHO का पूछ ले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो छठा प्रश्न आपको दिया जा सकता है, निम्नलिखित का पूर्ण नाम लिखिए। अब किस किस का पूछा जा सकता है? एक तो WHO का, WHO का यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है WWF का, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है UNEP का, UNEP पूरा नाम क्या है। और 4 नंबर आपसे पूछा जा सकता है वो यूनिसेफ का पूछा जा सकता है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में यानी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है। तो इन चारों के पूर्ण नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, अलग अलग विधियां हैं पर्यावरण पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाने के लिए। तो उसमें एक आती है फिल्म प्रदर्शन विधि। तो फिल्म प्रदर्शन जो विधि है, उसका पर्यावरण शिक्षण में क्या भूमिका है, क्या योगदान है, वो पूछ सकता है। तो फिल्म प्रदर्शन विधि की पर्यावरण शिक्षण में भूमिका बताइए। फिल्म प्रदर्शन विधि की पर्यावरण में शिक्षण में भूमिका बताइए। क्या भूमिका रहती है किसकी? फिल्म प्रदर्शन विधि की। किसमें? इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाने में। यानी जब इन्वायरमेंट का हम टीचिंग करवा रहे हैं तो वहां इस विधि की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, वो पूछा जा सकता है। उसके बाद में कई बार चिपको आंदोलन पूछ लेता है। यहां आपसे वृक्ष मित्र क्या है, वृक्ष मित्र क्या है। ये यानी वृक्ष मित्र एक कार्यक्रम है या कोई एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत क्या अनुशंसा की गई है, क्या कहा गया है पर्यावरण को लेकर के, वो यहां बताना है कि वृक्ष मित्र है वो क्या है। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पर्यावरण को लेकर कि राष्ट्रीय जो पर्यावरण है, उस राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो बनाई जाती है समय समय पर, तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की आवश्यकता बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण
नीति की आवश्यकता बताइए कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है वो क्यों जरूरी है, क्या महत्व है इसका, तो उसकी आवश्यकता बतानी है। उसके बाद में जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसके प्रबंधन के बारे में पूछा जा सकता है कि मृदा का यानी आप संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, कटाव को किस तरह से रोक सकते हैं। तो मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, और मृदा संरक्षण की कम से कम 2 विधियों के नाम पूछ सकता है आपसे कि मृदा को संरक्षित करना है, उसके लिए कोई 2 विधियां बताइए। तो प्रश्न क्या दिया जा सकता है कि मृदा प्रबंधन से या मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद में मृदा संरक्षण की 2 विधियां लिखिए। मृदा संरक्षण की 2 मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, मृदा संरक्षण की 2 विधियां लिखी, ये पूछा जा सकता है। यहां आपको खंड ए में ये 10 प्रश्न इस तरह से दिए जाएंगे, और इन 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर शब्द सीमा होगी, वो होगी 50 शब्द। 50 शब्द में आपको यहां उत्तर देना है। तो ये जो पर्यावरण शिक्षण को लेकर के जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके परीक्षा में जाएं। आपको वहीं इन प्रश्नों में से प्रश्न पत्र में प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए खंड ब। खंड ब में आपको 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और कुल 30 अंक है, 30 नंबर का है। यहाँ आपको मूल प्रश्न के विकल्प में भी अथवा में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, खाद्य श्रृंखला है प्रकृति के अंदर, उनके विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकृति में कितने प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। प्रकृति में कितने प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पहले तो आपको यह बताना है कि प्रकृति में कितने प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो पाई जाती हैं। फिर खाद्य श्रृंखलाओं की विशेषता पूछ सकते हैं कि खाद्य श्रृंखलाओं की विशेषता लिखिए। खाद्य श्रृंखलाओं की विशेषता लिखो। इस तरह से प्रश्न दिया जा सकता है।
और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी विशेषता यहां पूछी जा सकती है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो खाद्य श्रृंखला की विशेषताएं और पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं दोनों आपको पढ़ करके जानी है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा जा सकता है कि जल प्रबंधन या जल संरक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। जल प्रबंधन दे सकता है, जल प्रबंधन एवं संरक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। यहां आपको अम्लीय वर्षा दी जा सकती है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझाइए। अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं या अम्लीय वर्षा क्या है। और फिर पूछा जा सकता है इसमें कि इसके द्वारा उत्पन्न प्रमुख समस्याओं को समझाइए। इसके द्वारा उत्पन्न प्रमुख समस्याओं को समझाइए। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधारों का उल्लेख करते हुए मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण को समझाइए। यानी पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधारों का वर्णन करते हुए मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माण करने के अलग अलग आधार हैं। तो पूछा जा सकता है पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधारों का उल्लेख करते हुए जो मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण को समझाइए। मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण को समझाइए। तो इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में प्रश्न आपको यहां दिया जा सकता है कि शैक्षिक भ्रमण विधि है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रमण विधि है उस भ्रमण विधि के लाभ क्या है। यानी शैक्षिक भ्रमण विधि के प्रमुख लाभ बताइए। शैक्षिक
भ्रमण विधि के प्रमुख लाभ बताइए। प्रश्न संख्या 5, 5वां प्रश्न, पर्यावरण जो शिक्षण है या पर्यावरण जो शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा में सर्वदर्शी उपकरणों का जो उचित रूप से चयन करना और उनका जो प्रयोग करना है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा में सर्वदर्शी उपकरणों का चयन एवं सर्वदर्शी उपकरणों का चयन व प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? किस प्रकार किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और इसके अथवा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अथवा में भी प्रश्न रहेगा। 5वें प्रश्न के अथवा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो परियोजना विधि के प्रकार बताते हुए उसे स्पष्ट कीजिए। परियोजना विधि पूछी जा सकती है कि परियोजना विधि के प्रकार बताते हुए इसे स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न आपको अथवा में दिया जा सकता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के विभिन्न जो प्रयास हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आप पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। विभिन्न प्रकार का जो पर्यावरण प्रदूषण है उनको रोकने में आपकी क्या भूमिका रह सकती है, क्या कार्य आप कर सकते हो। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रयासों को समझाइए। विभिन्न प्रयासों को समझाइए और यहाँ अथवा में भी प्रश्न आपको दिया जाएगा। अब अथवा में यहाँ पर्यावरण को लेकर के विभिन्न जगह पर जो कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में, यानी जो नियम कानून कायदे बनाए गए उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित संविधान है उसको पूछा जा सकता है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में यानी क्या कहलाता है, एक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित स्टॉकहोम सम्मेलन में स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित संविधान, यानी जो संविधान स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित किया गया था उसको पर्यावरण के क्षेत्र का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखना, मैग्ना कार्टा, संविधान शब्द दे दे या मैग्ना कार्टा दे दे। स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित संविधान या मैग्ना कार्टा को समझाइए।
तो इस तरह से खंड ब में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा और प्रत्येक मूल प्रश्न के अथवा में आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो अथवा वाला प्रश्न भी आप कर सकते हो, मूल प्रश्न को भी कर सकते हो। यहां जो उत्तर शब्द सीमा होगी वो आपको 200 शब्दों में उत्तर देने होंगे, 200 शब्दों में। तो आप 200 शब्दों में उत्तर दें, यानी कम से कम एक पेज में जो आपको उत्तर पुस्तिका होगी उसका एक पेज है वो काफी है, उससे ज्यादा आप अपना समय बर्बाद नहीं करें, नहीं फिर आपका पेपर छूट जाएगा। ये आपके पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए आपका जो खंड 6 पेपर का जो खंड 6 होगा इसमें 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है और कुल 30 अंक है। यहाँ 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से 3 प्रश्न आपको करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न है वो 10 अंक का होगा और यहाँ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो उत्तर शब्द सीमा होगी वो 500 शब्दों की होगी। तो आप शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए अगर पेपर करोगे तो आप हर सब्जेक्ट का पेपर पूर्ण कर सकते हो, अन्यथा पेपर छूट सकता है क्योंकि पेपर का साइज थोड़ा बड़ा रहता है। तो यहाँ आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी परिभाषा और उसकी संरचना का वर्णन पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इसके लिए इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा एवं संरचना का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न अब भी आपके लिए महत्वपूर्ण और आगे कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी तंत्र को इकोलॉजी शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था। तो आप कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताओगे। प्रश्न संख्या 8, यानी वायु जो प्रदूषण का जो क्षेत्र है उसमें वायु प्रदूषण के प्रमुख जो कारण है वो पूछे जा सकते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं तथा इनसे कैसे बचा जा सकता है, या ये कह सकता है तथा वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, तथा वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित जो सामान्य सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण
निर्माण के सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। नंबर 1 जो दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है दूरदर्शन की पर्यावरण शिक्षा में भूमिका। दूरदर्शन की पर्यावरण शिक्षा में भूमिका। पर्यावरण है के क्षेत्र में दूरदर्शन है वो क्या भूमिका निभा रहा है, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं, टिप्पणी करनी है। दूसरा आपसे पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक वाद विवाद विधि की विशेषताएं। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक वाद विवाद विधि की विशेषता या विशेषताएं ये पूछी जा सकती है। तो इन दोनों बिंदुओं पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। उसके बाद में पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की क्या भूमिका होती है वो पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की भूमिका। पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की भूमिका। ये तीनों बिंदु हैं, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ कई बार जैसे शैक्षिक भ्रमण विधि है उसकी उपयोगिता पूछ लेता है, तो वो हम प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि जो शैक्षिक भ्रमण विधि है, शैक्षिक भ्रमण विधि की क्या उपयोगिता है, या पर्यावरण के क्षेत्र में शैक्षिक जो भ्रमण विधि है उसका क्या लाभ है। यह जो पीछे जो हमने प्रश्न किए हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कि ये प्रश्न हमने, हाँ, ये शैक्षिक भ्रमण विधि के प्रमुख लाभ बताइए। जो खंड ब का 4 नंबर प्रश्न था उसके अथवा में हम ये पढ़ चुके हैं, तो वहां प्रश्न पूछ लिए या फिर यहाँ इस पर कोई टिप्पणी करवा ले। और प्रश्न संख्या 11 यहां भी टिप्पणी कीजिए। यहां भी आपको बिंदु दिए जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, और उसके बाद में इसके प्रणेता कौन थे, किसने शुरू किया। तो यहाँ आपको चिपको आंदोलन के बारे में लिखना है। उसके बारे में बाद में आपको पूछा जा सकता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। उसके बाद में नंबर 3, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अभी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका प्रमुख थीम क्या थी और क्या क्या यहाँ बात रखी गई, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एक राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति थी उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कई बार राष्ट्रीय पर्यावरण नीति से संबंधित भी देकर के कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए, तो वो हम पहले प्रश्न में कर चुके हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं और पूरी संभावना है कि इस तरह से प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लिए जाएंगे। और यहाँ आपको उत्तर शब्द सीमा होगी, इन प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय शब्दों की जो सीमा होगी वो होगी 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। अब इन 5 में से कोई भी 3 प्रश्न आप कर सकते हो, यानी अलग अलग यूनिट से 500 यूनिटों से एक एक प्रश्न पेपर में दिया जाएगा। कोई भी 3 प्रश्न आप अपनी इच्छा से इनमें से कर सकते हो। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने जो सहपाठी हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन तक पहुंचाएं ताकि उनको भी फायदा हो सके। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे जो प्रश्न हैं, जो यानी संभावित प्रश्न परीक्षा के लिए हैं, वो बताए जा सकें। तो मैंने पूरी कोशिश की है। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचाने का कार्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।